ज़रा हटके में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी, मेरे साथ हस्ब मामूल स्टूडियो में हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। आज आपने देखा होगा शाम गए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्टिक्स थे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर। बड़े अरसे बाद इमरान ख़ान साहब ज़मान पार्क वाली अपनी रिहाइशगाह से निकले। लोगों का जम गफ़ीर था, वो लाहौर हाई कोर्ट बिलाखिर पहुँचे। पिछले हफ्ते से ये मामला चल रहा था कोर्ट का। कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आपने बज़ाते ख़ुद पेश होना है। आज वो बहरहाल गए। दो मामला थे कोर्ट में, उन्होंने दोनों जगह पेशी दी। एक में उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल गई, दूसरे में उन्होंने माज़रत की, अपनी दरख्वास्त वापस ली, वो मामला भी निमट गया। इससे पहले दिन में आज हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से ऐलान सामने आया कि 9 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इलेक्शन होगा। इसके फ़ौरन बाद हमें गवर्नमेंट से रिएक्शन सामने आया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मिनिस्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल गैर आइनी इक़दाम है और सदर के पास ये इख्तियारात नहीं हैं। तो ये जो डेडलॉक चल रहा है 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पे, हमारे जो आइनी माहिरीन हैं वो सब ये कहते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना लाजमी है। हुकूमत बज़ाहिर इससे फ़रार लेती नज़र आ रही है। बहुत सारे इसके लिए जस्टिफिकेशंस पेश हो रहे हैं। ये बात लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने एक हालिया फ़ैसले में वाज़े की है कि इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हों। सवाल ये है कि उसकी तारीख़ का ऐलान कौन करेगा, और इस पर सारा ये डेडलॉक चल रहा है। गवर्नर्स कहते हैं हम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन कहता है मैं नहीं करूँगा, सदर साहब ने फिर आखिर आके मैं कर देता हूँ, लेकिन अब पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं जी आपका भी ये इख्तियार नहीं है। तो एक मखमसा है हमारे साथ। एक जिक्र करना चाह रहा हूँ, अब्बर रहीम शमसी हमारी कॉलीग ने भी मज़ेदार ट्वीट किया। वही बात है जो आप अभी कह रहे हैं कि आपको पता है, कहती हैं कि मुल्क ने सियासी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर ही लिया होता है जब गवर्नर्स, जिनके पास ये हक आइनी हक है, जिनकी जिम्मेदारी है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो हर किस्म का बहाना ढूंढ रहे हैं। हाँ, और हमारे जो सदर हैं जिनके पास ये हक शायद नहीं है, राइट, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन इस डेट पर करो। तो ये है। हाँ, तो अब इसके जो सियासी महरक़ात हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जैसे ज़रार ने भी कहा कि सदर के पास ये इख्तियार है भी या नहीं है, किसका इख्तियार है। हम एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में पहुँचे हैं और इसके लिए हमारे सारी ये सियासतदान जो हैं, अपोजिशन, गवर्नमेंट, सब इसके ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान साहब, अगर सबसे पहले ये थोड़ा सा वाज़े कर लें कि ऐसी सूरत हाल पहले कभी हमने देखी नहीं है जहाँ पे इस पे आके मामला अटक जाए कि जी नेशनल इलेक्शन जो हैं वो कुछ महीने बाद हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हैं वो होने हैं, 90 डेज़ की भी बात है, लेकिन हुकूमत ने जो जस्टिफिकेशंस दी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हों कि फ़ंड्स नहीं हैं, अब ये कैसे मामला हल होगा? क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा और उस पर कोई बुरी बात भी नहीं। देखिए, यहाँ पे मामला जो है वो आईनी या कानूनी से ज्यादा सियासी और नीयत का है। अब एक फरीक नहीं चाहता इलेक्शन, इस बारे में तो कोई भाम नहीं है, और वो हर तरह की कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरह ये इलेक्शन टल जाए, ना हो। आइन ये कहता है कि जब असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन आउटर लिमिट है, यानी कि 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते, 90 दिन से पहले तो आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब इलेक्शन की तारीख एक तो आइन ने खुद मुतय्यन कर दी, जो तहलील के बाद 90 दिन का आखिरी दिन होगा, यानी कि 90th डे, उस दिन तो बहरहाल इलेक्शन होना है। कोई और इलेक्शन की तारीख दे या ना दे, उस दिन इलेक्शन होना है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या गवर्नर साहब उससे पहले की कोई तारीख दे सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद उससे पहले की कोई तारीख दे सकता है, या सदर मुमलिकत ऐसा कर सकती है। अब आइन ये कहता है आर्टिकल 105 के जहां गवर्नर साहब असेंबली तहलील करेंगे तो वो एक तारीख मुकर्रर करेंगे इंतखाबात के। अब यहाँ गवर्नर साहब ने ये किया पंजाब में कम अज कम कि उन्होंने असेंबली खुद तहलील नहीं की, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अगरचे उनको वजीर आला की जानिब से एडवाइस मिल चुकी थी। आइन ये कहता है कि अगर गवर्नर तामुल से काम लेता है, नहीं करता नोटिफिकेशन, तो 48 घंटों में बहरहाल असेंबली जो है वो तहलील हो जाएगी। तो गवर्नर साहब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि ये 48 घंटों के बाद असेंबली तहलील हुई है, मेरे हाथ से नहीं हुई, मैं तारीख नहीं दूंगा। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये आप एक बहाना कर रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन गवर्नर को कहा कि आप बैठ के तारीख का तयन कीजिए।
अब उसके खिलाफ हैरान कुन तौर पे इलेक्शन कमीशन अपील में जा चुका है एक 2 मेंबर बेंच के सामने हाई कोर्ट। अब इसके साथ साथ ये एक अमल हुआ कि जो इलेक्शन एक्ट है हमारा 2017 का, उसमें एक सेक्शन 57 है 57 जो ये कहता है कि जनरल इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत देंगे इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद। अब ये एक नई सूरत हाल है और एक नई शिक है। मेरी नज़र में आइन मुकम्मल था। आइन का आर्टिकल 218 ये कहता है कि मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हासिल है, और सिर्फ मेरी नज़र में जो आर्टिकल 105 में गवर्नर को इख्तियार दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में से एक छोटी सी कटौती की गई है कि अगर गवर्नर खुद तहलील करते हैं तो वो तारीख भी देंगे, वरना अगर तहलील हो जाती है असेंबली अपनी मियाद ख़त्म करने के बाद या असेंबली 48 घंटे वज़ीर आला की एडवाइस के बाद तहलील होती है, तो मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है और बल्कि उस पर फर्ज है कि वो इलेक्शन की तारीख का तयन करे। लेकिन चूंकि 2017 के इलेक्शन एक्ट ने ये ताकत सदर मुमलिकत को भी दे दी, इसलिए सदर मुमलिकत भी इस मामले में एक राय रखते हैं, एक इख्तियार रखते हैं, और उन्होंने उस इख्तियार का आज इस्तेमाल किया। अब सवाल वहाँ ये है कि उनसे मुशावरत करने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत नहीं की, उन्होंने बहरहाल तारीख दे दी। अब जब ये मामला अदालत में जाएगा, और यकीनन जाएगा, अब इतनी खिचड़ी पक चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट पे अब मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक तरह से फर्ज हो गया है कि इस सूरत हाल को संभाले। 2 जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने पहले ही ये इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से कि सुओ मोटो आप यहाँ नोटिस लीजिए और इस मामले को सुलझाएं। तब हमें यही तवक्को करनी चाहिए कि ये तमाम जो बिखरा हुआ एक शिराजा है इसको सुप्रीम कोर्ट जल्द ही ठीक करेगा। साहब, मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी कूद चुकी है, इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो पेश हुए थे पिछले हफ्ते, तो उनसे यही पूछा गया था कि भाई ये क्या मसला क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं कहाँ से इलेक्शन कराऊँ, ना वफाकी वजारत ख़जाना बजट दे रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो ज़रूरी डिप्लॉयमेंट है वो मुझे मिल रही है, ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जुडिशरी की तरफ से मुहैया किए जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो उस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि आप ज़रा तगड़े हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी है। अच्छा, उन्होंने ये तो कह दिया कि तगड़े हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट आपके पीछे खड़ी है, लेकिन रास्ता उन्होंने भी नहीं दिखाया कि अगर गवर्नर इनकार कर दे तो क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आलू भी गर्म आलू जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में रख दिया है। इस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी खुद ही हुई है। हुआ यूं था कि जो लाहौर के CCPO का मामला था, जी उसी में साहब वाला, उस मामले में 2 मेंबर बेंच, चीफ जस्टिस साहब उसमें शामिल नहीं थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और उनके साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, उनके पास ये मामला आया तो उन्होंने ये पूछा कि भाई ये मामलात जो हैं तबादलों के वो तो अपनी जगह हैं, निगरान हुकूमत कर सकती है, नहीं कर सकती, लेकिन आपने इलेक्शन कब कराना है, कितना अरसा इस निगरान हुकूमत में रहना है। उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बेचारगी का रोना रोया कि मैं तो बिल्कुल मजबूर महज हूँ, कोई मेरी बात नहीं मानता। और ये भी इंतहाई एक अफसोसनाक मौक़िफ़ था। आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि मुमलिकत का, रियासत का हर इदारा इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगा, उस पर फर्ज है कि करे। इसीलिए जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनसे पूछा कि आप ये जो रोना हमारे सामने रो रहे हैं ये बताइए आपने किसको लिखा था। ये सब बातें आप जुबानी कलामी आवाजारी करते रहे हैं कि आपने किसी से ये तमाम जो वसाइल हैं मांगे भी हैं तहरीरी तौर पे, ये आप लेकर आइए। उसके बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा, और मैं समझता हूँ ठीक मुनासिब समझा, कि ये 2 मेंबर बेंच तो एक और मुकदमा सुन रहा था, उसका बराह रास्त इलेक्शन की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को एक अच्छा भला मुफस्सल ऑर्डर लिख के उनसे ये इस्तदा की कि आप अब बेंच बनाइए और इसको सुओ मोटो देखिए। अब इस मामले को 3-4 दिन गुजर गए हैं और इसको अब मैं समझता हूँ आगे बढ़ना चाहिए। सुओ मोटो के लिए ये बिल्कुल मौजू मामला है, क्योंकि कोई भी इदारा इस वक्त रियासत का आइन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। नजर आ रहा है कि एक मजबूत साजिश है कि इलेक्शन ना हो पाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कितनी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है। चले मान लिया कि पंजाब का गवर्नर जो है वो कह रहा है जी मैंने तो असेंबली नहीं तोड़ी तो मैं डेट क्यों दूँ।
खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है उसने तो बाकायदा चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करने के बाद उसने असम्बली तोड़ने के उस पर दस्तखत कर दिए कागज़ पे, तो वहाँ के गवर्नर साहब भी तारीख नहीं दे रहे। उन्होंने वो बिल्कुल ही हट धर्मी है ना, उनके पास तो कुछ कहने को भी नहीं है। वो कह रहे हैं बस मैं ना मानूं, मैं ना करूं। इसलिए ये एक ऐसी सूरत हाल है, एक तरह की बगावत है आइन के खिलाफ। ये लफ्ज में इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल कर रहा, हल्के लहजे में कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल एक मुंह मोड़ना है आईनी निज़ाम से, जो कि हैरान कुन है कि सिर्फ अगर आपको एक खौफ आप पे तारी हो जाए कि कहीं इलेक्शन में नताइज मस्बत ना हो, तो आप पूरे आईनी निज़ाम को साकित व जामिद कर देंगे। तो सलमान साहब, अब मैं आपको तौर एक वकील के तौर पे नहीं एक सवाल पूछ, चले एक वक्फा ले लें। हाँ, वक्फे के बाद जारी रखते हैं। ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन 12 सफ़े की किताब है, मैं जब चाहूँ इसे फाड़ सकता हूँ। सियासतदान ज़ाहिर है इस तरह की बात तो नहीं कर सकता ब्लंटली। हाँ। लेकिन इस वक्त जो आइन है वो बनी इसराइल का बछड़ा बना हुआ है कि कोई जो है वो उसकी दुम की के बारे में कुछ सवाल उठा रहा है, कोई सर के बारे में, कोई उसके रंग पे एतराज़ कर रहा है। नीयत किसी की ठीक नहीं है। सलमान अकरम राजा जो माहिर कानून है वो हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं भी ज़ाहिर है वो बनी इसराइल के बछड़े की बाल की खाल की तरह मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप तंग आए हुए होंगे इस तरह के सवालात से कि अगर मैं देखूँ लाइन ऑफ सक्सेशन तो उसमें यह है कि ऊपर प्रेसिडेंट है, गवर्नर सूबों में प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं विफाक की अलामत के तौर पे, और गवर्नर भी विफाक की अलामत ही हैं। तो लिहाजा अगर कोई गवर्नर इनकार कर दे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से, तो फिर वो जो सदर है, जो कि वो इख्तियारात जिसके ज़रिए गवर्नर को मिले हैं, तो सदर जो है वो इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? हेलो सलमान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। देखिए, ये आईनी बहस जो है कि क्या सदर गवर्नर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेचीदा है, मेरी नज़र में नहीं। लेकिन चूंकि अब हमें सेक्शन 57 सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 का मुयस्सर है, उसमें तो लिखा हुआ है कि वो कर सकता है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं वो नहीं कर सकता, इसके बावजूद के कानून में ये लिखा हुआ है, तो फिर अदालत तो है, अदालत दोबारा हुक्म दे सकती है। और 90 दिन का जो मैंने अर्ज किया आखिरी दिन जो है वो तो आईनी तौर पे मुतय्यन तारीख है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। उस दिन इलेक्शन आपको कराना ही। सलमान साहब, मेरा एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा सवाल है, अगर आप उसमें मदद कर सकें। अभी जिस तरह हमारे सामने वाज़ेह है कि एक डेडलॉक है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, और जैसे आपने कहा कि मामला घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 90 दिन का हमारे पास टाइम फ्रेम है। हम ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को 45 डेज़ का इलेक्शन शेड्यूल देना होता है। तो अब अगर ये मिसाल के तौर पे इस हफ्ते भी अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कितना मतलब क्या ये पॉसिबल अब भी है कोर्ट के लिए कि वो फैसला दे दें ताकि ये 90 दिन की जो डेडलाइन है ये ऑब्जर्व हो, या ये फैल भी सकता है? फिर इसको फैलना नहीं चाहिए। 14 जनवरी को पंजाब असेंबली और 18 जनवरी को असेंबली तहरीक हुई, वहाँ से आप बिल्कुल मुमकिन है के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रस्मी फैसला दिया। ठीक है। कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमीशन रहे। कंवर साहब, आप भी देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है कंवर साहब इस वक्त तक तो आप सख्त बोर हो चुके होंगे। हर टीवी चैनल आपके पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त। जी, तो कंवर साहब, अब आपको मौका भी जानना चाहेंगे। एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड, और ये लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से हम हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमारा मुल्क कुछ ऐसे ही है कि कुछ नया हो ही रहा होता है, हमेशा नहीं हो रहा होता है। मुझे वैसे अगर आप इजाज़त दें, मुझे मेरे मरहूम वालिद साहब बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा वो मुझे बोलते थे कि बेटा वकील बन जाओ, वकील बन जाओ, कभी भूखे नहीं मरोगे। हाँ, और बात मेरा ख्याल आपने नहीं बानी ना उनकी? नहीं, मैंने नहीं बानी। पाकिस्तान एक वकील ने बनाया, 1973 का आइन एक वकील ने बनाया जी, और अब जो वकला हैं वो उसी आइन के साथ जंग में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जी, तो कंवर साहब, किसके पास क्या इख्तियार है? जिनके पास इख्तियार है वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, और जिनके पास शायद आईनी इख्तियार नहीं है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करें सर, कहाँ जाए यहाँ से? सदर ममलकत ने जो आज अपना सेक्शन 57 के हवाले से जो तारीख मुकर्रर की है वो गैर आईनी, गैर कानूनी है।
वो इस लिहाज से कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट का तयन कर सके सूबाई असम्बली के लिए। सदर ममलकत ने जो 57 का हवाला दिया है, सेक्शन 57 का, वो हमारा इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है, उसमें वो सिर्फ कौमी असम्बली के लिए है। सूबाई असम्बली के लिए आर्टिकल 105 है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियार सूबों को जो है वो गवर्नर को दे दिए गए हैं या वज़ीर आला को दिए गए हैं। लेकिन जो असम्बली तहलील होती है सूबाई असम्बली, उसमें आर्टिकल 105 वाज़ह तौर पर कहता है कि ये गवर्नर तारीख पर करेगा। और सदर ममलकत के लिए आर्टिकल 48 है, उसमें लिखा हुआ नेशनल असम्बली। आर्टिकल 224 उसमें नेशनल असम्बली। आर्टिकल 224A उसमें नेशनल असम्बली। सर ये तो ठीक हो गया। कमर दिलशाद साहब, ये बताएं ना कि जिस तरह का डेडलॉक चल रहा है, 90 डेज का क्लियर कट है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर ये कैसे ये समस्या हल होगी? अच्छा, या इसको मैं इस तरह आपको पेश कर देता हूं कि अगर सदर को इख्तियार हासिल नहीं है और गवर्नर भी इनकार कर देता है तो फिर क्या करना अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से, तो फिर क्या करें? देखा जी, सदर साहब ने अपने ओहदे का जो है उसको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने अपने ओहदे को बरकरार नहीं रखा। मैं थोड़ा सा वो पॉइंट जो है ना, ये जो कहा सलमान अकरम राजा ने कि 90 दिन में ही कराना है और सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, वो मैंने उनका पॉइंट नहीं समझ सका। अगर आप बता सकें कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो क्या विल इट हैपन इन 90 डेज? नहीं, ये तो अब क्लियर नहीं है। मेरा ख्याल है, अगर मुझे क्योंकि उस वक्त उनकी आवाज़ भी ब्रेक कर रही थी उनकी बात, अगर जो मुझे समझ आई है उनकी बात की, बिकॉज अगेन मुझे भी वही ऑडियो आ रही थी, कह रहे थे कि देखें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग कि सुप्रीम कोर्ट कितना टाइम इस पे लगाए ना। हाँ, लेकिन घूम फिर के देखें करना तो आपने है ना। अब देखें जो कंवर साहब बोल रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑफ द लॉ के मुताबिक वो सही है, लेकिन जिनकी रोल है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने का, वो अगर नहीं करना चाह रहे तो हम कहाँ देखिए कभी कभी मुल्कों की तारीख में, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि ये पुश एंड पोल की वजह से ना एक क्राइसिस क्रिएट होता है, वही है। और फिर आप इंटरप्रिटेशन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस वक्त ये तो बहुत क्लियर हो गया ना कि गवर्नमेंट या रियासत नहीं कराना चाहती। वो कहती है कि जी के खान साहब की फरमाइश पूरी नहीं होगी, लेकिन आईन आपको कुछ और कह रहा है। आईन की बात देखिए, एक आखिरी बात, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, राइट, और कासिम सूरी साहब आए बीच में, आपको पता है, फिर वो अदालतें लगी रात के वक्त। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली मेरी नज़र में, मेरे ख्याल है कि बहुत लोगों की नज़र में, जो कासिम सूरी साहब ने किया था वो गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये गलत किया है। हाँ। इस वक्त अगेन अब सुप्रीम कोर्ट फैसला जो देगी, इस वक्त मेरी नाकिस राय में जो हुकूमत करना चाह रही है वो भी गैर आईनी है, वो भी गैर आईनी। उस वक्त देखें खान साहब ने वांटेड टू सी कि इफ आई कैन गेट अवे विद इट, अभी ये दे आर ट्राइंग टू सी ये भी देख रहे हैं गेट अवे विद इट। लेकिन इसमें मजा जो है ना, आने वाला जो वजीर आजम है ना उसके आएंगे, इसलिए कि वो कहेगा कि ये सारा ही नज़ीरें मौजूद हैं, वो फिर अपने हिसाब से और रगड़ा देगा आइन को, और आप उस वक्त कुछ नहीं बोल सकते। वक्फा ले लें। पिछले सेगमेंट्स में आपने गुफ्तगू सुनी सलमान अकरम राजा, जूरिस्ट, और कंवर दिलशाद जो इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी हैं। उनसे हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो आइन है, इसको फुटबॉल सिर्फ आमिरों ने, फौजी वर्दी वालों ने नहीं बनाया, सिविलियंस जिस तरह इससे खेल रहे हैं, और सिविलियंस में भी हर इदारा जिस तरह से खेल रहा है, राइट बैक फुल बैक की जगह पे है, फुल बैक सेंटर फॉरवर्ड पे है, और सेंटर फॉरवर्ड गोल में खड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी की एक झलक जो है आज लाहौर हाई कोर्ट में भी देखने में आई कि जो हम हाई कोर्ट का जज, क्या बात है, दबदबा रोब हम बचपन से जो है सुनते आ रहे हैं कि भाई जज साहब 2 बजे तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद 5 बजे तक की डेडलाइन दी, फिर जो 7:30 बजे जो है खान साहब आए, और खान साहब जो हैं उनके साथ पूरा एक जमे गफ़ीर था, और हज़ारों लोग बाहर थे, जज अंदर था, उसे भी पता था कि ज़ाहिर है कि हज़ारों लोग बाहर हैं, तो जल्दी जल्दी दरख्वास्तें निपटाई गई। उससे पहले जिस खातून जज का इस्लामाबाद में उन्होंने नाम लिया था और फिर उस पर हंगामा मच गया था, उस खातून जज से वो माफ़ी मांगने एंड उस वक्त पहुँचे जब कन्फर्म हो गया कि वो कोर्ट में मौजूद नहीं है, तो वो जो चपरासी या जो भी था उसको कहा कि इमरान खान आए थे, कहिएगा कि वो माजरत करने आप थी नहीं, इत्तफाक़ है। अब मसला ये है कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये कहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ के 2 निज़ाम हैं, और यकीनन हैं, एक गरीब के लिए और एक अशराफिया के लिए। लेकिन अब जो हो रहा है कि जज
बैठे हुए इंतज़ार करते रहते हैं मुलजिम का, बजाय इसके कि मुलजिम जो हैं वो रिवायत ये थी कि वो कमरा अदालत के बाहर इंतज़ार करते थे, अब जज इंतज़ार करते हैं और डेडलाइन पे डेडलाइन दिए जाते हैं, और जो मुलजिम होते हैं वो आराम से आते हैं और उनको जज साहब कहते हैं जी ठीक है आप रोल मॉडल हैं, आप फलाना ये वो, और ये लीजिए ये हो गया। तो ये जो है जो जिसे कहते हैं ना वक़ार, ये वक़ार नामी जो परिंदा है ये कब का उड़ चुका है, पार्लियामेंट के ऊपर से उड़ चुका है, हसास इदारों अस्करिया के ऊपर से उड़ चुका है, अदलिया के ऊपर से उड़ चुका है, तो बाकी बचा क्या? हर लेवल पर हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया। मईशत की तो बात ही ना करें आप, सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, ज़ाती तौर पर और इदारों की हद तक हर जगह हर बंदे का दिवालिया निकला हुआ है। आई मीन आप ये देखें, हमें मईशत की हम बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ना मैं IMF के साथ पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी समझ में नहीं आ रही। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तैयारी कर दी थी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि जी बस हो गया सब कुछ, पता नहीं अच्छा क्या चल रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है IMF की, उनका एक बयान बड़ा गर्दिश कर रहा है, शर्म से डूब मरे कि IMF जिसको दिन रात PTIMF का बजट याद है ना आपको, PTIMF का बजट दिन रात सब गालियां दे रहे होते हैं, उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर कह रही है कि यार अल्लाह के वास्ते जो आप सब्सिडीज अशरफिया को दे रहे हैं वो आप अवाम को दें जिनको जरूरत, और जिन अवाम पे आप टैक्स लगा रहे हैं वो अशरफिया पे आप टैक्स लगाते हैं, क्योंकि जब हम टैक्स लगाते हैं हम क्या टैक्स लगाते हैं? ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है वैसे? नहीं, ये रॉकेट साइंस नहीं है। अगर रॉकेट साइंटिस्ट हमारे मुल्क को चला रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, मैं अभी अल्फाज वो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, जो छुरी हमारी गले पर है ना वो हमने ही पकड़ी हुई है, हमने ही तेज की है, राइट? दिस इज द थिंग यार, ये आपको वो बता रहे हैं जो आपको वैसे ही कर लेना चाहिए था। और अभी तक मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ शाहज़ेब और मुस्सद दोनों, रियलाइजेशन नहीं है। नहीं तो मिनी बजट को देख लेना, उसमें भी मुर्दे के बाल जो हैं वो मोड़े गए हैं, बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर अच्छा वो भी किसी गरीब के मुर्दे के, बिकॉज देखें GST आपने लगाई ना, अच्छा GST अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ उतने मेरे पे भी उतनी GST है, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ मेरे पे भी उतनी GST है। इट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन। जो करोड़ों अरबों रुपए प्लॉट्स में फंसे हुए हैं उन पे तो आपने हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि आखिरकार उनमें से कितने प्लॉट आपके और आपके दोस्तों के हैं, राइट? एग्रीकल्चरल टैक्स तो आपने नहीं लगाना, क्योंकि अगेन आपने अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाना ना। ये पूरा हमारा निज़ाम मफलूज है, ये पूरा मुल्क इस वक्त सॉरी टू से मफलूज है। और मुझे नहीं, और इसके लिए हमने बड़ी मेहनत की है। आपने बड़ी मेहनत की है यार, अल्लाह ने आपको क्या नहीं दिया सर, क्या नहीं दिया आपको? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, 4 मौसम है, ये है वो है, टैलेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। ठीक है, आपका सारा टैलेंट जिसको मौका मिल रहा है वो तो बाहर जा रहा है। अच्छा, इस वक्त आप खान साहब की पॉलिटिक्स के साथ एग्री करें ना डिसएग्री करें, यार मुझे एक बात बताएं, ये जो बात कर रहे हैं ना, अच्छा वो फोर्स कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, वो पूरे सिस्टम को चाहते हैं कि पूरे सिस्टम को पैरालाइज करें ताकि लोग थक हार के कहें कि इंतखाबात करा लो यार, लेकिन इंतखाबात क्यों ना हो? आई मीन हुकूमत भी तो खेल रही है ना, ये हम जुमला इस खान साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ खेलो उसके साथ खेलो, आप भी तो आइन के साथ खेल रहे हैं यार। आपने उस वक्त महंगाई मार्च की थी जब महंगाई इसकी 10% नहीं थी यार, अब कौन महंगाई मार्च करेगा यार? आई मीन माय पॉइंट इज कि यार देखो यहाँ नहीं ये बताएं कि चलें ये इलेक्शन अगर करा देते हैं, खान साहब मानेंगे उसको? वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो एक अलग अगला मरहला है। लेकिन इस वक्त ये सब करने का काम है वो तो करे ना। ये सब चीजें जुड़ी हुई है ना, कहने का मकसद ये है। सिर्फ इसलिए इलेक्शन ना कराएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना कराएं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इस पॉइंट पे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी आर्ग्यूमेंट देख रहा हूँ हमारे जो आइनी माहिरीन ना कह रहे हैं कि जी कि 2 सूबों के अवाम का जो हक़ राह दही है उनसे छीना जा रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ उनसे सवाल ये है कि वो हक़ राह दही वो जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो खान साहब ने आपसे छीने ना, उन दोनों की अपनी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मुझे तहलील करना है, तो क्वेश्चन तो उनसे होगा कि आपने जो है ये तहलील जो किया आपने क्यों किया? नहीं, क्वेश्चन तो आप करते रहे ना। ये मॉरल क्वेश्चन, ये मॉरल क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की बात। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि खान साहब ने पूरा सबवर्ट करने की कोशिश की नेशनल असेंबली को लास्ट ईयर, ठीक है ना, वो खेलते रहे, कोर्ट ने भी कह दिया कि जी आप ये गलत कर रहे थे, ये सही नहीं था, ठीक है ना। सो ये भी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जो ये पॉलिटिकल क्लास है कि एक साइड जो है वो पूरे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाते हुए आ जाएगी,
दूसरी साइड के लिए सारे जो है हमें रखने चाहिए। अच्छा। देखें, आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से सबसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो करेंगे। एक प्लेयर है जिसने पहले दिन से उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक है ना। अब इनसे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप रूल्स के साथ खेलें, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं, आप आइन की बात करते हैं, इसीलिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए डिमांड कर रहे हैं हमें। हाँ, आप करें, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस वक्त दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेस्ट द सिस्टम। वो उसको खींचातानी कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं, ऐसी तैसी हो रही है, लेकिन घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मेरा जो ये सवाल था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट आखिर में कहती है कि जी आपने ये इलेक्शन कराना है, तो ये 90 डेज वाली बात पूरी होगी या नहीं? बिकॉज ऑफ दो एक अलग, अच्छा वो अब मुझे नहीं पता। अच्छा, अब नॉट जस्ट टू एड्रेस आपने जो सवालात किए हैं, ठीक है, जो रूल्स की धज्जियां जो उड़ाई हैं ये, अब जाहिर है कि अगर हम स्पेसिफिक केस को ढूंढें, वही कासिम सूरी वाली बात आती है। अच्छा, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी। अच्छा, लबरेवी लानतान भी बहुत हुई, 12 बजे रात की अदालत किसके लिए, लेकिन आर्टिकल 6 नहीं लगा, है ना? आर्टिकल 6 नहीं लगा, ठीक है। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 अभी वो तो लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो कोर्ट पे डिसाइड करता है ना। अब अगर कोर्ट पे आर्टिकल 6 लगाते हैं तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि यार, फिर अगर यहाँ लगानी थी तो वहां भी लगानी है, ठीक है। अगर उन्होंने की है, उनके खिलाफ जजमेंट आई है, अब अगर ये दैट डज नॉट मीन कि आप यही करें ना, तो फिर तो क्या फायदा था? फिर पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आपका क्या फायदा था? देखो, अगर आप आए हैं विद द हायर मॉरल ग्राउंड, तो फिर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वहां रहें, दूसरी साइड जो भी करे। और देखो, अगर सियासत में भी यही करना था, आइन के साथ भी यही करना था, मईशत के साथ भी यही करना था, इमरान खान को हटाने की क्या जरूरत थी यार? क्या फिर वजह बताएं ना। सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये इस वक्त हम जो इलेक्शन की डिबेट में फंस गए हैं, वो आपके मुल्क के असल मसाइल से आपकी तवज्जो हटा रही है। सर, ये डिबेट नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसको मोलेस्ट करने की कोशिश अभी तो डिबेट बन गई है ना। अभी डेडलॉक की वजह से देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज। अभी तो डिबेट है ना कि एक साइड कह रही है कि नहीं, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम कराएं, दूसरी साइड कह रही है आपने कराना है, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वक्त आपका मुल्क जो है, इट कुड इल अफोर्ड ऑल ऑफ दिस। कैन इट अफोर्ड नॉट हैविंग एन इलेक्शन? यार, ये आर्गुमेंट वैसे जनरल ज़ियाउल हक पे अच्छा लगता है। नहीं, they will have to figure it out. They will have to figure it out. ये अगर वो नहीं करेंगे, देखो, ये आर्गुमेंट एग्जैक्टली वही है जो ज़ियाउल हक का था कि इस वक्त मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात ऐसे नहीं। ये देखें, ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है, ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है, whether you agree or not, that is गवर्नमेंट up to you. 36 आर्गुमेंट, लेकिन गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है, ठीक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, ठीक है, और वक्फा भी है। वक्फा ले। वेलकम बैक। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के परचम में 2 रंग हैं, सब्ज़ है और फिर सफ़ेद है। सब्ज़ का अहवाल आपने सुना अभी तक कि उसके साए तले क्या हो रहा है, और इसी परचम में जो सफ़ेद रंग है उसके साए तले क्या हो रहा है। अक़लियतें हैं हमारे मुल्क में, ज़ाहिर है कि 90% जो हैं वो मुसलमान हैं, बल्कि 97% मैं कहूँगा कि मुसलमान खुद को कहते हैं, और 3% में तमाम अक़लियतें आ जाती हैं, और उनमें ज़ाहिर है कि हिंदू भी शामिल हैं, क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, अहमदी भी शामिल हैं। लेकिन अहमदियों को बतौर ख़ास जिस तरीके से पिछले चंद महीनों से टारगेट बनाया जा रहा है, उसका एक ताज़ा तरीन इत्तलात मिलती रहती हैं। कल की बात है कि जो पंजाब का ज़िला है गुजरात, वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, 75 साल उनकी उम्र थी, डॉक्टर रशीद अहमद। वो क्लिनिक पे थे और उन्हें 2 लोग आए और गोली मार के हलाक कर दिया। और फिर उनमें से एक मुलज़िम, जिसका नाम इनामुल हक बताया जाता है, वो कोई 100 मीटर परे उसकी भी लाश मिली और उसकी कनपट्टी पे गोली थी। इस बारे में 2 थेरीज़ हैं कि या तो नामालूम अफराद ने, जो मुलज़िम इनामुल हक था, उसको गोली मार दी, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनामुल हक ने डॉक्टर रशीद के मारने के बाद ख़ुद भी शायद एहसास से नदामत के तहत ख़ुदकुशी कर ली। बहरहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ये कल का वाक़या है, और इससे एक दिन पहले यानी 18 फरवरी को कसूर में 2 अहमदी थे, उन्हें हुजूम ने घेर लिया उनकी इबादतगाह के नज़दीक, और जो आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें बाहिफाजत निकालने में मदद भी की। लेकिन उनकी हरासगी जो है उसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पे फैली हुई है बल्कि, और बाद में उनकी जो इबादतगाह थी, मजमे ने उसको डिसाइड करके फ़ैसला किया और उसे ताला लगा दिया गया। मुझे इस पे ज़रार और शाहज़ेब याद आ रहा है कुछ? मुझे इंडिया याद आ रहा है कि
यहाँ वही सूरत हाल जो हरासगी की यहाँ अक़लियतों को दरपेश है, वहाँ भी ज़ाहिर अक़लियतें बची हुई तो नहीं हैं, और उनको किस तरह हरासा किया जाता है। अचानक मुझे ये वाक़या देख के उसकी बेशुमार फुटेज है। तो देखें, जब वहाँ के ये वाक़यात आते हैं तो हमारे यहाँ बहुत गम गुस्सा होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मोदी सरकार कर रही है। लेकिन हमारे अपने माशरे में ये आए दिन के वाक़यात देखें, ख़ास करके जो अहमदी बरदरी के हवाले से है कि उनको तो हम जानते हैं कि शुरू से ही निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये इस साल जब से नया साल शुरू हुआ है, तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ये वीडियोस भी आ रही हैं, वाक़यात भी आ रहे हैं, जब उनकी इबादत गाहों को पहुँचाया जाता है। हाँ, सदर में, कराची में हुआ, पंजाब के शहरों में हुआ। चंद रोज़ पहले आज़ाद कश्मीर का जो ज़िला कोटली है, वहाँ पे टेंशन चल रही है। वहाँ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बेबस नज़र आ रही है, और ये इनवेरिएबली हम ये देखते हैं कि जैसे ये अभी हमने जुनूनी देखा ग्रुप जो है, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी फिर भागने में अपनी आफियत समझते हैं। वो पिछले हफ्ते की ही बात है ना, अब इतने वाकयात होते हैं, बंदा भूल जाते कहाँ हुए हैं, जो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ की। मतलब ननकाना साहब जी, 800,000 का मॉब है, 50 पुलिस वाले हैं, क्या करना है, क्या करना है। तो अब इसमें ज़ाहिर है कि हमने ये भी देखा है कि सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ ग्रोह। जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, चाहे कराची के लोकल इलेक्शन हो रहे हों, पंजाब में इलेक्शन की बात हो, तो बाज़ गिरोह जो हैं वो नफ़रत की सियासत पे लोगों को मोबिलाइज़ करते आए हैं। वो माल बिकता है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। जो ननकाना साहब वाले वाक़ई के आपने जिक्र किया, तो उसमें जो भी शिकायत थी, पुलिस उसमें उसको देख रही थी, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये बैठे होते हैं ताक में कि यार ये मौका हाथ आ रहा है, इसको आग लगाओ, इसको और तेल छिड़को इस पर, ताकि अपनी हम सियासत चमकाएँ। अच्छा, हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशंस बहुत क्लियर हैं। जो भी हुआ हमारे आइन में, जो तरामीम हुई हैं, उसके बाद जो जनरल ज़िया के टाइम पे जो रेगुलेशंस आए, बहुत क्लियर है कि आपने एक बरादरी को अक़लियत डिक्लेयर कर दिया है। आपने बता दिया है कि जी उन्हें यहाँ पे रहने का हक़ है, वो पाकिस्तानी हैं, वो इंसान हैं, लेकिन आप ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगेन यार देखो, वो हमारी जो चीनी दोस्त है ना, वैसे तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते, लेकिन कि कहावत है कि मछली सर से गलती है। हाँ? जब आप देखते हैं कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई या आपकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, वो आइन के साथ खेलते हैं। कोई चीज़ें लागू होती हैं उन पर, मतलब उन पर जो चीज़ लागू नहीं होती वो गरीब आवाम में होती है, सज़ा इसको मिलती है, सज़ा उसको नहीं मिलती। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका क्या होता है यार? देखिए, जब आप देख रहे हैं कि रियासत मफलूज है या रियासत जालिम है या रियासत को आपकी परवाह ही नहीं है, तो जो ग्रोह आपको इस तरह की ताकत दे सकता है कि आप थाने के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करें, यार सोचो कि क्या फीलिंग आती है। ये वो थाना है ना जहाँ जिसके सामने जब जिसमें आप यूं जाके जाते हैं ना, वैसे आप पुलिस वालों से डर रहे होते हैं, अभी आप शेर बन के जा रहे हैं, चीते हो, शेर हो तुम। तो यार लेकिन ये है कि देखें, हमने जो भी ये भारत की भी हमने बात की, या हम अपने मुल्क में भी देखें, ये फॉल्ट लाइंस तो हर सोसाइटी में थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती हैं, काफ़ी होती हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे यहाँ भी ये रियासत की आशीर्वाद से ये मामले पनपते गए, ये ग्रुप्स आपे से बाहर गए। वहाँ पे भी मोदी सरकार जब से आई है तो पूरा आपको जो, अच्छा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर है ना, तो उनके यहाँ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं ना, आउटसोर्स्ड होता है जैसे। और दूसरा ये कि इस सफ़र में, ये सफ़र हमने बहुत पहले शुरू कर दिया, ठीक है ना। आपके यहाँ तो अब नस्लें जवान हो रही हैं जिनको हम ये नफ़रत का दर्द देके आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पे ये पिछले 8-10 साल में ज़्यादा हुआ है। और हम जब मिलते हैं अपने इंडिया के दोस्तों से बाहर, हम उन्हें कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है और तुम लोग खामोश बैठे हो ना, तुम समझ रहे हो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, वेट टिल दिस एक्सपैंड्स, और फिर आपके अगले 2-3 दिहाइयों में ना आप फिर ये निकाल नहीं सकोगे। ये जहर आपकी सोसाइटी में जब फैल गया, मतलब भुगत रहे ना, हम भी भुगत रहे हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ भी जो हुआ है, तो अभी हम दूसरी बात है ना यार, पता है कि कामयाब तरीका है, सारा मसला ये कामयाब तरीका है, ठीक है। आप इक़्तिदार में इस तरह नहीं आते कि आप लोगों को यूनाइट करें, आप लोगों को तकसीम करें, आप अक्सरियत को अपनी तरफ ले लें और कहें कि ये जो नन्ही मुन्नी सी अक़लियत है ना, आपके जो सारे मसले हैं ना, ये इसकी वजह से। लेकिन आपको याद नहीं है कि ये मामला जो है फिर घूम के आप पे भी आते हैं। पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ कितनी बातें हुई, ऐसा ही होता है। और फिर सबको प्रूव करना कि हम ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं। यार तो वही है ना कि देखिए, अगर आपके चीफ साहब को
उन्होंने नहीं बख्शा, उनके अपने लोगों ने नहीं बख्शा। अपने वालिद साहब की तस्वीर की कब्र की तस्वीर आपको ट्वीट करनी पड़ी, आपको ऐलान करना पड़ा कि जी महफिल मिलाद हो रही है मेरे घर पे। तो सर आप और मैं कौन है? हम कौन है? ठीक है, आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पॉजिटिव नोट पे, पॉजिटिव नोट के साथ मैं जॉन एलिया का शेर भी बिल्कुल गोशगुजार कर दूं कि मैं भी अजीब शख्स हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। खुदा हाफिज।